टारगेट यूजीसी नेट हिंदी जून 2026। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं पीवाई क्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2 यूनिट को कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, तो आपको पूरी क्लास ज़रूर देखना है। क्लास में ही आपको याद हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखते और सुनते हैं तो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना है आपको यहाँ पर। सुमेलित करने देखो आप जानते हैं कि मिलान वाले प्रश्न और असत्य असत्य वाले प्रश्न नेट में ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इजी प्रश्नों से ही बनते हैं। उसमें जो छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं कौन सा सत्य असत्य है वो आपका पहले बेसिक चीजें ही होती हैं, है ना। तो बच्चे उन्हीं को देख करके डर जाते हैं, इसीलिए हम ज्यादा कठिन नहीं बल्कि इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। एक तरफ आपको लेखक के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको रचना के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर बताना है सही ऑप्शन हमारा कौन-सा हो जाएगा। राजशेखर ने इनमें से कौन-सी पुस्तक लिखी है? देखिए, जब भी आप सम्मिलित करते हैं, वैसे तो सारे बच्चे यही करते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसको आप पहले मिलान कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जो विश्वनाथ हैं, इन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है और ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा। आपको पुस्तक याद करनी है। मैंने कूट नहीं दिया है, क्यों? अगर कूट में आप पहला देख लेते भई सी पे फर्स्ट तो आप उसी को लगा के चल देते, है ना? अब यहाँ पर आपको ग्रंथ याद करना है। राजशेखर काव्य मीमांसा लिखा है। भट्ट नायक की अगर बात करें तो भट्ट नायक ने हृदय दर्पण नामक पुस्तक लिखी है और अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती लिखी है। ठीक है, हृदय दर्पण किसकी है? तो भट्ट नायक की है और साहित्य दर्पण किसकी है? तो ये विश्वनाथ की है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, तो याद रखना 4, 3, 1 और 2 ये कूट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ है जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? इनमें से विशेष रूप से रस से संबंधित कौन से 2 ग्रंथ हैं? तो दूसरे में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 2 ग्रंथ रस से संबंधित हैं। तो यहाँ पर एक हो जाएगा 10 रूपक जो कि धनंजय के द्वारा लिखा गया है और दूसरा हो जाएगा साहित्य दर्पण जो कि विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। काव्य अलंकार और काव्य दर्श आप जानते हैं किसकी रचना है। ए और सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शब्दार्थ या अर्थ। शब्दार्थ यार्यत वत्स वहाँ भावेन वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसका कथन है? तीसरे ऑप्शन में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? राजशेखर हो जाएगा। ये राजशेखर की पंक्ति है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? पहले आप पूरी क्लास जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके लिए क्लास यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? तो राइट ऑप्शन हमारा इनमें से देखो, अब यहाँ पर आप भरत मुनि ढूंढेंगे, उन्होंने भी 8 मानी है, लेकिन आपको भरत मुनि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 4 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दंडी हो जाएगा। दंडी ने भी रसों की संख्या 8 ही मानी है। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के ही, कारण नहीं है, मान लीजिए हाथ नहीं है फिर भी हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही फेमस सा उदाहरण है, इसको आप याद रख लेना। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या होगा? कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताना है। ये इसके जो भी लेखक हैं उनको मैं बाद में आपको क्रम से बताऊंगी। यह पूरा मैंने डिटेल में आगे दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले कालक्रम किसका आएगा? रस, रीति, अलंकार या फिर ध्वनि, इनमें से आप छांट लीजिए तो भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। 6 में हमारा देखो रस सबसे पहले आएगा और रस 1 में ही दे रखा है, ठीक है। रस किसका है? भरत मुनि का है। अलंकार भामह का है जो 6वीं शताब्दी में थे और भरत मुनि तीसरी या दूसरी शताब्दी, अलग अलग विद्वानों के द्वारा माना गया है। रीति किसका है? वामन का है। और ध्वनि किसका है? तो ये आनंद वर्धन का है जो 9वीं शताब्दी में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का क्या नाम है? आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के क्या नाम है? 7 में व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित, कवि कंठावरण या फिर सुव्रत तिलक। आचार्य क्षेमेंद्र के इनमें से कौन से नाम है? देखो 10 कुमार चरित और कवि कंठावरण और सुव्रत तिलक, ये तीनों ही किसके हैं? क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है। लेकिन जो व्यक्ति विवेक है वो इनका नहीं है। व्यक्ति विवेक किसका है? तो ये महिम भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महिम भट्ट की पुस्तक का नाम है व्यक्ति
विवेक आपको याद रखना है, बाकी सारे क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। काल क्रमानुसार यहाँ पर आपको निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो आगे देखो काल क्रमानुसार दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर तो लगाना है। सबसे पहले इसमें किसका नाम आएगा? देखो विश्वनाथ तो 14वीं शताब्दी में जाके हैं ना, विश्वनाथ तो सबसे पहले आएंगे ही नहीं, है ना। और कुंतक कौन सी शताब्दी में? यहाँ पर आप चाहें तो इनको सबको देख सकते हो, ठीक है, आगे पढ़ लेना। लेकिन 8 में आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ए सही हो जाएगा। अब मैं आपको सीधा यहाँ पर बता देती हूँ। भरत मुनि दूसरी शताब्दी में मौजूद हैं, भामा 6वीं, दंडी 7वीं शताब्दी में है, वामन 8वीं शताब्दी में है, ठीक है, वामन किसमें? 8वीं में। और उद्भट 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में देखो ये सारे लोग आते हैं, उद्भट, रुद्रट, शंकुक और आनंद वर्धन, ये 9वीं शताब्दी में है। राजशेखर 10वीं शताब्दी में, भट्ट लोलट भी 9वीं शताब्दी में आते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। भट्ट नायक 10वीं और 9वीं 10वीं के बीच में है। भट्ट तोत 10वीं शताब्दी और धनंजय भी 10वीं शताब्दी में आते हैं। इसके बाद कुंतक 10वीं शताब्दी में, अभिनव गुप्त 10वीं और 11वीं सदी इनका जो समय वो बताया जाता है। भोजराज 11वीं, और इसके बाद देखो ये सारे 11वीं शताब्दी में हैं, भोजराज, मम्मट और क्षेमेंद्र। ऐसे करके आप इनको एक जगह याद कर सकते हो। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में मौजूद थे, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ सबसे लास्ट हैं जो कि 17वीं शताब्दी में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इनको सबका आपको क्रम से याद रखना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। अब आपने सभी उनका रचनाकारों का देख लिया है, तो उन्हीं से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो नाट्य शास्त्र है, और भरत मुनि दूसरी शताब्दी में मौजूद थे, तो सबसे पहले तो इन्हीं का आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो इन्हीं का आने वाला है 9 में। 9 में हमारा ध्वन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन का, जो कि 10वीं शताब्दी में मौजूद है ना। लेकिन काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी में कौन थे? भामा थे। या यहाँ पर हमारा यही सही ऑप्शन हो जाएगा डी, है। इस तरह से आप इनको याद कर लेना। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तो 10 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 10 में रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भट्ट लोलट हो जाएगा, ठीक है। तद्रूपता अनुसंधान शब्द का जो प्रयोग है ये किसने किया है? तो ये भट्ट लोलट ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में ये उदाहरण किस आचार्य का है? प्रतिभा के ये परिभाषा किसने दी है? शक्ति आप जानते हैं 3 प्रकार की है, और एक किसने प्रतिभा की परिभाषा देके कहा है? तो 11 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ये आचार्य मम्मट ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने कहा है, याद रखना। रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस के संबंध में क्या कहा गया है? यहाँ पर 12 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। अलौकिक यानी जो इस लोक से नहीं बल्कि परलोक से संबंधित है, ठीक है। अलौकिक उसी को कहा जाता है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। किसमें कहा गया है? लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। शुक्ल जी ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है? नहीं किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। रस के संबंध में ये 2 बातें हैं जो कही गई हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 13 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उक्ति विन्यास वक्रता, ठीक है। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के 6 भेद हैं, जिसमें वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता आता है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? इनमें से रस का अवयव कौन सा नहीं है? भाव, विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव। तो 14 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संचारी भाव नहीं आता, ठीक है। भाव, विभाव, अनुभव आता है, लेकिन संचारी भाव रस का अवयव नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले देने वाले कौन है? तो 15 में सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वामन, ठीक है, जो कि रीति संप्रदाय से संबंधित है। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार्य या फिर सात्विक। तो यहाँ पर हमारा 16 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सात्विक, ठीक है। सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और उसमें स्वर भंग जैसे किसी चीज को देखकर हमारी बोलती बंद हो जाना डर के मारे, या फिर किसी भी चीज से, ठीक है। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सम्मिलित करना है आपको।
सिद्धांतों और चिंतकों को सम्मिलित करना है। अनुमितिवाद किसने दिया है? अनुमितिवाद किसने दिया है? 17 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अनुमितिवाद किसका है? तो ये आचार्य शंकुक का है। अभिव्यक्तिवाद की बात करें तो ये अभिनव गुप्त का है। उत्पत्तिवाद किसका है? उत्पत्तिवाद तो ये भट्ट लोलट का है और साधारणीकरण भट्ट नायक ने दिया है। ठीक है, साधारणीकरण किसने दिया है? तो भट्ट नायक ने दिया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुमितिवाद याद रखना है शंकुक का है और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। दोनों को याद रखना है। अभी 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 इसमें भी है और अभी इसमें भी है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। साधारणीकरण भट्ट नायक ने दिया है और उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है। तो आप चाहे तो इनको कूट बना लेना। सावधि व्यंजना के प्रकार कौन कौन सा है? इनमें से सावधि व्यंजना के प्रकार कौन से हैं? तो 18 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्षणा मूला और अभिधा मूला। सावधि व्यंजना दो प्रकार की होती है, लक्षणा मूला और अभिधा मूला। यहाँ पर बी और सी। अगर यहाँ पर देखो कूट मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किए क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें और बेकार में सीधा सीधा आपको यहाँ से भी याद हो सकता है अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं कौन सी हैं? आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं। छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता है, तथ्यात्मक। 19 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो ए छद्म कथन की प्राथमिकता देनी चाहिए, ये काव्य भाषा की विशेषता है। और सी रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। ठीक है, ये दोनों जो है काव्य भाषा की विशेषताएं रिचर्ड्स के अनुसार। कविता की भाषा विरोधाभास की हो सकती ही भाषा होती है, ये कथन किसका है? कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये किसने कहा है? तो 20 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्लिंथ ब्रुक्स हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? क्लिंथ ब्रुक्स हो जाएंगे। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या होगा? अरस्तु के त्रासदी का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने और अंगों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो कथानक, सबसे पहले कथानक जरूरी है, चरित्र, विचार और फिर पद योजना, यही इनके सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी यही हमारा ऑप्शन कूट बन जाता अगर यहाँ पर दिया होता। किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? कौन से अस्तित्ववादी चिंतक हैं जिन्होंने सुपरमैन की कल्पना की है? किरकेगार्ड, सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे या फिर अल्बर्ट कामू। तो 22 में हमारा सही ऑप्शन होगा फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है, सुपरमैन की कल्पना करने वाले कौन है? तो नीत्शे हैं। कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन है? इनमें से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार किसने किया है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ या फिर टी.एस. इलियट। तो यहाँ पर हमारा 23 में राइट ऑप्शन हो जाएगा इलियट। ठीक है, इलियट ने किया है कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार, याद रखना। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? इलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? तो 24 में हमारा सही ऑप्शन होगा कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। ठीक है, जो कविता है ये आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, ये किसने कहा है? इलियट की आलोचना की विशेषता में ये शामिल है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है क्रोचे। क्रोचे किससे संबंधित है? तो ये अभिव्यंजनावाद से ही संबंधित है ना। क्रोचे ने किसका सिद्धांत दिया है? अभिव्यंजनावाद। रिचर्ड्स की बात करें तो रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत दिया है, किसने? रिचर्ड्स ने। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है और इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं, ये सब मैं पहले डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। और क्रैश कोर्स भी हमारा केवल और केवल 249 रुपए में आपको आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है तो 15 दिन आपके पास जो भी बचे हैं आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो 26 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉक देरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस ये पुस्तक किसकी है? जॉक देरिदा की है। पुस्तकों से प्रश्न बहुत बनते हैं पाश्चात्य में। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? तो 27 में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है? 28 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुएलो है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बुएलो हो जाएंगे। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक हैं बुएलो, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3 में ही आपको देखना है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो आए थे ना वो कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है, प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु, फिर लॉन्जाइनस या फिर लोंगिनस या कॉलरिज थे। ये याद रखना है, इन सबका क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा?
अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, वाद दे दिए हैं, इनके सिद्धांत दे दिए हैं। तो सिद्धांत में सबसे पहले किसने कौन-सा दिया है? तो 30 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संरचनावाद, फिर यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और फिर मनोविश्लेषणवाद, जो कि फ्रायड का है। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता कौन है? रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है रस तरंगिणी। रस तरंगिणी किसने लिखा है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा भानुदत्त। ये भानुदत्त का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, पूर्ण क्रिया नहीं है, ठीक है। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है, ठीक है। वह मन की अन्य क्रियाओं के समान होती है, ये कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो 32 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आई ए रिचर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। रिचर्ड्स का है ये। नेक्स्ट है, सही कथन का आपको चयन करना है। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति वृत्ति या फिर रीति कहलाता है। यहाँ पर 33 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही कथन का चयन करना है ना। तो इसमें देखिए, इसमें ए भी सही है। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रमणीयता जगन्नाथ से संबंधित है, जो कि 17वीं शताब्दी में मौजूद थे। बी भी इसमें बिल्कुल सही है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति या फिर रीति कहलाता है। और इसमें इसके अलावा डी भी सही है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित ध्वनि लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, ठीक है। ये भी हमारा सही है, लेकिन इसमें जो सी है वो करेक्ट नहीं है। बाकी ए, बी और डी, अगर यहाँ पर कूट होता तो आपका ऑप्शन सही हो जाता, ए, बी और डी, ठीक है। इसमें अच्छा ई भी दे रखा है, ई को थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। वैसे ऑप्शन तो आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ई भी हमारा गलत है। भट्ट नायक के अनुसार विवाहवादी और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? ये पाश्चात्य चिंतकों के आपके क्या रखना है, इनका समय भी आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनका देख लेना है, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर का समय बताना है। तो 34 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1870 से लेकर के 1937 ईस्वी इनका जो है जीवन काल रहा है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन आपको दिए गए हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा। क्या दोनों ही कथन सत्य होंगे? क्या दोनों ही कथन हमारे सही होंगे या फिर दोनों असत्य हैं? तो देखिए, ये दोनों ही सही हैं। अब इनको एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी कि अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं, ये कहा है, ठीक है। तो दोनों ही कथन इसमें हमारे बिल्कुल राइट है। आगे, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन से हैं? संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन से हैं? तो 36 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है तो बता देती हूँ सीधा सीधा, बी और सी, ठीक है। बी और सी सही हो जाएगा। संलक्ष्य क्रम ध्वनि की वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि हमारा राइट होगा। आगे, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अलंकृति पुनः क्वापी, उक्ति किस आचार्य के? तो तद दोषौ यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मम्मट, ठीक है। मम्मट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर अभी आपको मिलान करना है, आंसर में कूट में नहीं दे रखा है, अब आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। औपम्य गर्भ, सादर से मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक, ये जो क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है। तो 38 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? औपम्य औपम्य गर्भ, ये व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार है। नेक्स्ट है इसमें सादर से मूलक उत्प्रेक्ष अलंकार। विरोध गर्भ की बात करें तो विभावना, और श्रृंखला मूलक क्या है? एकावली है, ठीक है। श्रृंखला मूलक एकावली है, एकावली अलंकार। इन दोनों को आपको इस तरह से मिलान करना है। आगे, निम्नलिखित में से ये कथन दे रखा है, सा काव्य घटनानुकूल शब्द उपस्थिति किसका है? सा काव्य घटनानुकूल शब्द उपस्थिति किसका है? तो 39 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जगन्नाथ। ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले घन आनंद सींची सुजान, कहीं बतियां अति प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, विसासी दगानी दगी, अखियां दुखियानी कुबानी परी ना कहूं लगे, कौन घरीसू लगी।
मति दौर थकी, ना लय ठिठोर, अमोही के मोह मिठास ठगी। उक्त सवैया में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है? जो इसमें लाए दे रखा है ना, लाए है ना, और भी है शायद कहीं लाए, ठीक है। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक श्लेष वीपसा, यहाँ पर अपनहुति अलंकार। तो 40 में हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। दोनों लाए का जो अर्थ है वो डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? वाच्यार्थ के लिए निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, अन्यार्थ प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। अन्यार्थ किसके द्वारा प्रयुक्त होता है? व्यंग्यार्थ के लिए। नेक्स्ट है, सावधि व्यंजना के प्रकार इनमें से कौन से हैं? सावधि व्यंजना के प्रकार कौन से हैं? तो 42 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लक्षणा मूला और अभिधा मूला, ठीक है। बी और सी हमारा राइट हो जाएगा, पीछे भी आया था। आगे, ये कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है? शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में क्या है? काव्य हेतु है। ये किसने कहा है? तो 43 में बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मम्मट ने कहा है, ठीक है। मम्मट की का कथन है ये। सही युग्म का यहाँ पर आपको चयन करना है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये की पंक्ति है किसकी है? यहाँ पर पंक्ति और रचनाकार दे रखे हैं। तो 44 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? सही युग्म का आपको क्या करना है? चयन करना है। ए बी सी डी, डी नहीं बना, चले। सा काव्य घटनानुकूल अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। सा काव्य घटनानुकूल अभी मम्मट का बताया था ना। सही युग्म का चयन करना है ना, मतलब कौन सा पंक्ति है जो उसकी है या कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो 44 में देखो हमारा ये भी सही है। प्रज्ञा नवो उन्मेष शालिनी, ये जो पंक्ति है भट्टतोत की है, बिल्कुल करेक्ट है। एक तो हमारा सही है, ठीक है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा, ये मैचिंग नहीं करना है इसमें आपको, है ना। बताना है कि सही कूट कौन सा है या कौन सा नहीं है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कुंतक की पंक्ति नहीं है ना, ये कुंतक की पंक्ति नहीं है। आगे है शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप, अभी हमने ऊपर देखा था ये मम्मट का है। सा काव्य घटनानुकूल शब्द हो, ये जगन्नाथ का है। तो इसमें ए सी और डी, या ए सी और डी, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, है ना। पहला दूसरा और चौथा, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये कुंतक की पंक्ति नहीं है, बाकी सारे हमारे ठीक है, ठीक है। इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? जो रुद्रट है वो वक्रोक्ति अलंकार को क्या मानते हैं? शब्दालंकार मानते हैं। लेकिन अर्थालंकार कौन मानता है? तो 45 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वामन। वामन ने वक्रोक्ति को क्या माना है? अर्थालंकार माना है। यहाँ पर भी आपको रचनाकार के नाम से सुमेलित करना है। ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? तो सभी जानते हैं ये किसका है? आनंदवर्धन का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का। रस गंगाधर किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ का है। तो यहाँ पर हमारा 3, 1, 4 और 2, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित करना है। अलंकारों को सम्मिलित करना है। वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं है हैवान है, ये किससे कौन सा हो जाएगा? आदमी नहीं हैवान है, ये अपनुहूति अलंकार है इसके अंदर, ठीक है। अपनुहूति अलंकार में ना थोड़ा घृणा का भाव आता है, ठीक है, घृणा का। तो ये अपनुहूति अलंकार हो जाएगा। वे तो मानो देवताएं, मानो मानो मनहु जानो जनो, ये किस में आते हैं? उत्प्रेक्ष अलंकार में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कहीं है उसकी चाल तो नहीं है ना, कहीं है उसकी चाल तो नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है? सी में भ्रांति हो रहा है। क्या हो रहा है? भ्रांति हो रही है। और आप तो साक्षात इंद्र हैं, ये रूपक अलंकार है इसके अंदर, ठीक है। वह आदमी नहीं हैवान है, अपनौती अलंकार। वे तो मानो देवता है, उत्प्रेक्षा। ये आपको समझ में आ भी गए होंगे। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को आपको सुमेलित करना है। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, सीधा सीधा बताया कि मुख नहीं है चंद्रमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कुछ नहीं है। तो 48 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? मुख नहीं चंद्रमा है। 48 में राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? अपनुति अलंकार है इसके अंदर ना। मुख है कि चांद है? मुख है कि मुख देखकर चांद का आवाज, मुख तो चंद्र ही है ना। मुख तो क्या है? चंद्र ही है। तो ये तो हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार जिसमें उपमान और उपमेय दोनों, मतलब इसमें तुलना नहीं की जाती बल्कि उपमान को ही उपमेय की परिभाषा दी जाती है।
ठीक है, तो मुख तो चंद्र ही है, ये तो रूपक अलंकार हो गया। मुख नहीं बल्कि चंद्रमा है, मुख नहीं मानता, वो चंद्रमा ही मानता है सीधा, अपनूति अलंकार हो जाएगा। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख देखकर किसका आभास हुआ, चांद का आभास हुआ, तो ये हो जाएगा भ्रांतिमान। मुख है कि चांद है, ये बड़ा संदेह हो रहा है कि मुख है कि चांद है, तो इसमें संदेह है, ठीक है, इसमें बड़ा संदेह है, संदेह अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2, 3, 4 और 1 ये ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। आगे निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है, तो 49 में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। मम्मट दंडी, सबसे पहले तो देखो भरत मुनि के बाद जो नाम आता है ना वो भामा का आता है, 6वीं शताब्दी में थे। दंडी 7वीं में थे, आनंदवर्धन 9वीं और मम्मट तो शायद 9वीं 10वीं में उनके बाद है, ठीक है। तो भामा, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट ये हमारा सही हो जाएगा, ये मैं करा चुकी हूँ ऊपर। आगे निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ में सुमेलित करना है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, तो ये भामा की पंक्ति है, किसकी है, भामा की पंक्ति है। सबसे पहले पेपर 3 आ जाएगा, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये किसने कहा है। 50 में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ननु किसने कहा है, दंडी ने कहा है, 1 हो जाएगा। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो किसमें जाएगा, विश्वनाथ की पंक्ति है। और शब्दार्थौ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक की पंक्ति है। तो 3, 1, 2 और 4 ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ में सुमेलित करना है। ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक किसका, आनंदवर्धन। और काव्य अलंकार किसका है, तो ये काव्य अलंकार भामा का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, और काव्य अनुशासन हेमचंद्र का है, जो कि 12वीं शताब्दी में मौजूद थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा लेना कौन सा आपका सही हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य आपको बताने हैं, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी हैं। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या होगा, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ आपको बताना है, तो 53 में हो जाएगा शब्द ज्ञान, ठीक है, व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ क्या है, शब्द ज्ञान हो जाएगा। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन होंगे, 54 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बी है दंडी, ठीक है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं दंडी। नेक्स्ट है वेद अगदा भंगी वनीति किसका सूत्र है, वेद अगदा भंगी वनीति किसका सूत्र है, तो 55 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये कुंतक का है, ठीक है, कुंतक ने कहा है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है, तो भरत मुनि ने कहा है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषय लक्षण सूत्र महा, ये रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है, तो 57 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये भरत मुनि ने ही कहा है, ठीक है। लेकिन इसको देख करके बच्चे भरत मुनि तो कभी नहीं लगाएंगे, अभिनव गुप्त हेमचंद्र कुछ ऐसा लगा के आएंगे, है ना, अगर आ जाए पेपर में। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी, तो ये वामन ने दी थी, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने PYQ कर लिए हैं, जितने भी हमारे पहले पूछे गए थे, लेकिन 2024-25 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं अलग से पूरा एक सेट करवा दूंगी, पूरी 100 प्रश्नों का जो पूछा गया है, ठीक है, उसके प्रश्न इसमें है वैसे तो 1-2, लेकिन ये पिछले PYQ हैं जो आपके 2018, 17 और 19, 20 में पूछे गए हैं, है ना। तो इनको अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पेपर कभी थोड़ा इजी आ जाता है, कभी थोड़ा कठिन आ जाता है, पेपर का जो पैटर्न है वो हर बार थोड़ा सा चेंज होता रहता है, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।